हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन अकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने कोर्स नंबर 501 का पार्ट 2 लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, यानी कि SSA। ये कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स? 2001 में। ठीक है, इसका क्या था? 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, मेन इसका मोटिव यही था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेट किया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों के पंजीयन, अवधारण और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम स्तर जो है प्राप्त कर सके। जो बैक टू स्कूल अभियान है वो 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया, जिसे 2005 तक बढ़ा दिया। 2007 में सभी बच्चे 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 में सभी बच्चे 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया, विशेष बल दिया इन्होंने। ठीक है, कि ऐसी शिक्षा उनको दी जाए कि वो जीवन के लिए उपयोगी हो, उनके समुदाय के साथ भाईचारा बना रहे। 2010 तक यूनिवर्सल रिटेंशन पे जोर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारे जो है सुधार हुए हैं, जैसे संस्थागत सुधार हुए, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, विशेष समूहों पर बल दिया, गुणवत्ता पर दबाव बनाया गया, अध्यापकों की भूमिका, अध्यापकों को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली भी इन्होंने चालू करी। ये थी क्या? सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में जो ये हमारी मॉनिटरिंग प्रणाली है, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि EMIS, सूक्ष्म नियोजन, आपने नाम तो सुने ही होंगे, ये सब चीजें शुरू करी। बात करते हैं अब वित्तीय मानदंड की। इस अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों से प्राप्त वित्त सहायता का अनुपात जो था वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 का होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 का होगा, और उसके बाद ये जो अनुपात है वो 50:50 का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं अब AIE की, यानी कि ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, यानी कि वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। स्थानीय समुदाय के सहयोग के कारण ही एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक ये माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब DEP, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे सामने RTE प्लस SSA। इसके अंदर क्या था फ्रेंड्स? अप्रैल 1, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका था। ठीक है, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 300 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, और 800 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो बेसिक शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार एक जिले में 1032 प्राथमिक विद्यालय हैं और 352 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम शिक्षा का विकेंद्रीकरण। सबसे पहला विचार NEP 1986 द्वारा अवधारणा दी थी ये कि शिक्षा के प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति के रूप में प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष रूप से समुदाय का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं POA की, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की। इसने बल दिया सूक्ष्म आयोजन पर, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपने पसंद के स्थान पर अपनी पढ़ाई करें और कम से कम 8 साल की शिक्षा को जरूर पूरा करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट समेकित बाल विकास योजना की, यानी कि ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था फ्रेंड्स 0 से 6 साल के बच्चे जो सुविधा वंचित हैं, वह अन्य सुरक्षित बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी परिस्थिति में सुधार के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें यह कहा गया। ठीक है, इसके अंदर और क्या था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी ये स्पष्ट किया कि जब जिला स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान रूप अपनाया गया, जिसमें लोगों ने सक्रियता से भाग लिए, तो साक्षरता दर बढ़ाने में इसका प्रभाव काफी था। ठीक है, जब भी हमारे साथ समाज होगा तो चीजें जो है बहुत सिंपल हो जाएंगी हमारे लिए भी। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP, जिसे नवंबर 1994 में शुरू किया गया था, वो भी सफल रहा था। क्यों? क्योंकि सरकार ने UEE के लिए देश भर में DPEP कार्यनीति को संचालित करने का फैसला ले लिया था। ठीक है,
आगे बात करते हैं डाइट की, यानी कि जो हम जेबीटी वगैरह करते हैं दिल्ली से, वो शिक्षा की प्रगति पर नजर रखते हैं और समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल हम बात करते हैं स्थानीय सहयोग प्राप्ति के लिए निम्न एजेंसियों को शामिल करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, पंचायती राज समिति, सेकेंड, विद्यालय प्रबंधन समिति, थर्ड, ग्राम शहरी वार्ड स्लम स्तरीय शिक्षा समिति, फोर्थ वन इज अभिभावक शिक्षक संघ, माँ अध्यापिका संघ और जनजातीय स्वायत्त विकास समितियां। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थानीय सहयोग के लिए। इनको शामिल करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे मीना अभियान, माँ बेटी मेला, महिला सम्मेलन, किशोरी मेला, बाल शिशु मेला, प्रभात फेरी, पंजीयन अभियान, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत सारे करवा सकते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हों, जैसे ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना, लड़की के लिए शिक्षा। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमें स्थानीय सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब एक नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट, तृणमूल स्तर पर आयोजन यानी कि सूक्ष्म आयोजन स्थानीय समुदाय के सामुदायिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है हमारा विद्यालय संक्रिया संयोग प्राप्ति के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तृणमूल स्तर पर आयोजन, इसको सूक्ष्म आयोजन कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की। इसका अर्थ है कि किसी गांव आदि में प्रत्येक विद्यालय निजी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सरकारी स्वयं विकास योजना को प्रस्ताव को जो है तैयार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम बॉटम अप अप्रोच हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, पेडागोजी के अंदर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक है, आपको ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ये बहुत ही जो है शॉर्ट में मैंने समरी ये बना रखी है इसके अंदर, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद आफ्टर मार्च हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ को स्टडी करेंगे ताकि सितंबर का पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग डेली 501 से लेकर 510 तक सारे के सारे ब्लॉक्स को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे ताकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना। विद्यालय मानचित्रण तैयार करने में जिला संसाधन केंद्र आवश्यक सहायता जो है वो प्रदान करता है। इस प्रकार की योजना जिला स्तर पर यूईई की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। विद्यालयों के कार्य को मॉनिटर करने और पर्यवेक्षण करने में सबसे पहले कौन आता है फ्रेंड्स? समुदाय आता है, समुदाय की भूमिका आती है। बात करते हैं हम विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका, यानी कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स 75% कौन होते हैं इसके यहाँ? चिल्ड्रन के गार्जियंस होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% सदस्य बच्चों के अभिभावकों में से होंगे और 25% सदस्य इस प्रकार चुने जाएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। 1/3 सदस्य स्थानीय अधिकारिकी के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, दूसरे 1/3 विद्यालय में से होंगे जिनका निर्णय जो है विद्यालय के टीचर्स करेंगे। शेष 1/3 स्थानीय शिक्षाविदों और विद्यालय के विद्यार्थियों में से होंगे जिसका निर्णय समिति के अभिभावक सदस्य करेंगे। अब बात करते हैं विकास योजना का निर्माण। इसके अंदर क्या होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी और ये योजना 3 साल की अवधि तक चलेगी और इसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी होंगी। ये योजनाएं में जो है, इन योजनाओं के अंदर निम्नलिखित विवरण होंगे, जैसे प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षागत पंजीयन अनुमान होगा। ठीक है, 3 साल के लिए जो है प्रति मद वित्तीय आवश्यकता होगी। अध्यापकों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए वित्तीय प्रावधान होंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, स्टेशनरी आदि के प्रबंध के लिए वित्तीय प्रावधान होंगे। ठीक है, और भर्ती किए जाने वाले अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या, जिसमें मुख्य अध्यापक, विषय अनुसार अध्यापक और पार्ट टाइम टीचर्स भी शामिल होंगे। ये सब जो है कक्षा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ की आवश्यक पहलू क्या क्या थे। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये जो प्रलेख है वो 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सिलेबस को, पाठ्य पुस्तकों को यानी कि टेक्स्ट बुक्स को तथा अध्यापन विधियां तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दस्तावेज
शिक्षा पर इससे पूर्व दी गई रिपोर्ट जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के सीखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जैसे 1986 की, 1992 की और फोकस समूह की चर्चाओं पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 का उपागम तथा इसकी अनुशंसाएं समस्त शिक्षा प्रणाली के लिए संगत हैं। और तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं सर्वांगी सुधार। ये सावित्री सुधार नहीं है, सर्वांगी सुधार है। दूसरा परिप्रेक्ष्य, तीसरा विद्यालय और कक्षा वातावरण, चौथा आता है अधिगम और ज्ञान और पांचवा आता है आपका पाठ्यचर्या क्षेत्र, विद्यालय स्तर तथा उसका मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शिक्षा में नए दबाव क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से नए दबाव क्षेत्र हैं? सबसे पहला है हमारा सार्वत्रिक अभिगम्यता और उसका पंजीयन। ठीक है, दूसरा आता है 14 साल तक के बच्चों का विद्यालय में अवधारण। तीसरा आता है शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण सुधार ताकि बच्चे आने वाले अधिगम स्तर को प्राप्त कर सके। ये थे हमारे शिक्षा में नए दबाव क्षेत्र। प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आपको इन मूल प्रश्नों से अवगत होना चाहिए जो एनसीएफ से संबोधित जो हैं किए गए हैं। ये प्रश्न आते हैं आपके सामने, वे कौन से शैक्षिक प्रयोजन हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन से शिक्षक अनुभव जिन्हें प्रदान किए जाने से उन प्रयोजनों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन, इन शैक्षिक अनुभवों को किस प्रकार सार्थक रूप से आयोजित किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं एज अ टीचर आपके सामने, और हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन शैक्षिक प्रयोजन की वास्तव में प्राप्ति हो गई है। ठीक है, एज अ टीचर आपको इन सभी क्वेश्चंस को जाकर वहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शैक्षिक प्रयोजन अपनाऊं, ठीक है, जिससे मेरे स्टूडेंट्स का भला हो। अपने शैक्षिक अनुभवों को किस प्रकार से आप सार्थक रूप से आयोजित कर सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, शैक्षिक जो प्रयोजन आपने यूज़ किया है वो वास्तव में कितना प्राप्त हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब एक जो टीचर है उसको अपने मन से ही लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीचर्स की ट्रेनिंग की, तो प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा का आयोजन उन अध्यापकों को ट्रेनिंग करने के लिए किया जाता है जिन्होंने पहली से 5वीं तक की प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है। प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं कक्षा तक विद्यालय शिक्षा है। ठीक है, ईडी में जो है हम उनको प्राइमरी टीचर्स बना देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हम कैसे सुनिश्चित करें कि इन शैक्षिक प्रयोजनों की वास्तव में प्राप्ति हुई है या नहीं। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एक टीचर के सामने। बात करते हैं हम सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की, पी मोस्ट की और स्पॉट की। पी मोस्ट मीन्स प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, एसपोर्ट यानी कि स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। तो अगर हम बात करें पी मोस्ट की, तो पी मोस्ट क्या है, विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, और ये इस योजना के उद्देश्य थे शिक्षा में उभरते सरोकारों के प्रति अध्यापकों में सुग्राहिता उत्पन्न करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना। ठीक है, ये सब चीजें थी। यह एक 10 दिवसीय कार्यक्रम था जो 1986 से 1990 तक चला और जिसकी सहायता से 18 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? एनसीईआरटी द्वारा चलाया गया था। विभिन्न राज्यों को के जो है एससीईआरटी के सहयोग से ये चलाया गया। बात करते हैं अब डाइट की। यह सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के साथ साथ अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब CWSN की, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने एक प्रावधान रखा है कि सभी अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए सभी मुख्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं संबंधी एक घटक को जो है शामिल किया गया है, और इसका बल है कि सामान्य अध्यापकों को तैयार करना है इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति विशेष विद्यालयों में हुई है, अधिकांशतः एकल अक्षमता विद्यालय हैं और कुछ बहु अक्षमता विद्यालय भी हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी वगैरह के, उनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप में हुआ है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने भी विशेष शिक्षा में बीएड और एमएड कराना जो है शुरू कर दिया है। आपने भी स्पेशल
स्पेशल एजुकेशन में बीएड जो है सुना होगा कि बहुत स्कोप है, इसमें जॉब जल्दी लग जाती है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। अब बहुत से उसने जो है करवाना शुरू कर दिया है। बात करते हैं अब टीचर्स एजुकेशन ऑन प्राइमरी लेवल, यानी कि एक प्राथमिक अध्यापक विशेषतः पहली 3 कक्षाओं को मुख्यतः लिखना, पढ़ना और मैथ्स वगैरह जीवन कौशलों का अध्यापन कराता है, ठीक है। इसके अलावा टीचर से ये अपेक्षा होती है कि वो बच्चे के विकास और वृद्धि की प्रक्रिया से अवगत हो तथा ये भी जानता हो कि बच्चा कैसे सीख सकता है। प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का विकास राज्य सरकारों, अध्यापक शिक्षा राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है और समय समय पर इसका जो है पुनर्निरीक्षण किया जाता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी, अब बात करते हैं हम एनसीएफटीसी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। ये बनाया गया था टीचर्स के लिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से इन बच्चों के साथ जो है कोप अप करना है, ये हमारे इसके लिए जो है बनाया गया था। बात करते हैं अब हम शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या संपादन के 3 घटक। सबसे पहला घटक है सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण शास्त्र और तीसरा है प्रायोगिक कार्य। आपको तीनों का मैं बता देती हूँ। सिद्धांत के अंदर क्या आता है, सैद्धांतिक रूप के अंदर आता है आपका व्याख्यान, चर्चा, सेमिनार, मीडिया समर्थित अध्यापन, ट्यूटोरियल्स वगैरह, ये सभी चीजें आती हैं आपकी सिद्धांत के अंदर, ठीक है। बात करते हैं शिक्षण शास्त्र की, यानी कि पेडागोजी विश्लेषण। इसका संबंध इस बात से होता है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए या आप कैसे पढ़ाते हैं, या प्रभावी अध्यापन का विज्ञान है, ठीक है। प्रायोगिक कार्य के अंदर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि प्रायोगिक क्रियाकलाप सैद्धांतिक निवेश के प्रत्येक पक्ष पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा स्कूल के अंदर, समुदाय के अंदर, कार्य शिक्षा, इन सभी के अंदर जो है आपको बच्चों को प्रायोगिक कार्य जो है करवाने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर बात करते हैं हम प्रारंभिक स्तर के अध्यापक शिक्षा फॉर क्लास 1 to 8। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विकास 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता से हुआ है। इस आयु वर्ग के अंतर्गत प्याजे द्वारा प्रतिपादित विकास की स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से अमूर्त तर्कणा प्रक्रिया तक का एक क्रमिक परिवर्तन शामिल होता है। अतः ये अनिवार्य हो जाता है कि अध्यापन और अधिगम प्रक्रियाओं में परिवर्तन और अध्यापन अधिगम व्यूह रचनाओं में क्रमिक परिवर्तन जो है मेल खाते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपको एक एक स्टेप्स को लेकर एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक आप लोगों को पहुंचना है। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, विकासशील भारतीय समाज में शिक्षा कैसी है, उनकी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना है, निर्देशन और परामर्श पर जोर देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के प्रतिरूप। कोठारी आयोग 1964 से 66 में लिखित है कि विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पुराने जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें इतनी ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं डीएलएड की। ये 2 साल का कोर्स है, 6 महीने की इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। अदर नेम है इसका D.T.ED यानी कि डिप्लोमा इन टीचर्स एजुकेशन। अब बात करते हैं न्यू स्टार्ट्स इन प्राइमरी एजुकेशन। जामिया मिलिया इस्लामिया कुछ नवाचारी पाठ्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें एक विशेष प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आता है आपका एमएड। क्या आता है, एमएड। अब आता है टिस। टिस क्या है, मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा में एमएड कार्यक्रम चला रही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टिस क्या है, PISS। अब बात करते हैं स्नातकों के लिए भी जो है प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापन के लिए 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर विचार किया जा रहा है कि 1 साल का अगर बीएड प्रोग्राम हो जाए तो उससे जो है 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के जो है समतुल्य होना चाहिए वो। इससे होगा क्या, प्रारंभिक विद्यालय जो है अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत करके उच्च शिक्षा स्तर तक ले जाने में उनको प्रोत्साहन मिलेगा। स्टूडेंट जो टीचर्स हैं हमारे उनको और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो और अच्छे स्तर पर जो है बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बात करते हैं अब बीएलएड प्रोग्राम की। दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 साल के लिए करा रही है, यानी कि जो ये प्रोग्राम है वो 12वीं के बाद चलाया जाता है, जो 4 साल की अवधि का है। इस कार्यक्रम के अंदर होता क्या है, पेडागोजी के अलावा स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। यह द्विभाषी कार्यक्रम है जिसकी अवधारणा मौलाना आजाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन ने दी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का एक भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये कार्यक्रम है ये 1994 से 1995 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है।
ठीक है। बात करते हैं विमर्शी चिंतन की। ये एक ऐसा चिंतन मनन है जो आपको इस योग्य बना देता है कि आप स्थिति का प्रभाव आकलन कर सकें और बच्चों की आवश्यकता अनुसार सर्वाधिक उत्तम मार्ग को चुन सकें। ये होता है आपका विमर्शी चिंतन। समझ में आ गया आपको? डाइट क्या है, बीएलएड क्या है, बीएड क्या है, कौन कौन से जो है यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर रखा है, कितने साल की बीएड है, कितने साल की एमएड है, बीएलएड प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। टिप्स आप याद रखिएगा। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। बात करते हैं अब विमर्श प्रतिक्रिया की उत्पत्ति। सबसे पहले जॉन ड्यूवी ने सुझाया था कि अध्यापक अपने व्यवसाय को विमर्श चिंतन की सहायता से करता है, ठीक है। डीवी ने इसके 3 घटक बताए थे। फर्स्ट, खुली मानसिकता, दूसरा उत्तरदायित्व और तीसरा एक निष्ठता। मानसिकता का मतलब क्या है? इसका संबंध होता है अध्यापक की उस योग्यता से जिससे वह अपने अध्यापन के प्रत्येक पक्ष को विवेचित ढंग से देखता है, ठीक है। उत्तरदायित्व में क्या आता है? उन प्रभावों को समझना जो किसी के अध्यापन के फलस्वरूप बच्चों पर पड़ते हैं और ये समझाना कि किसी पाठ के पढ़ाने से अपेक्षित जो है क्या क्या फल निकल सकते हैं। एक निष्ठता क्या होती है? इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने में उत्साह का प्रदर्शन करना। अच्छे अध्यापन के लिए जिज्ञासा और उत्साह अनिवार्य विशेषताएं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं अब बाउट, क्योक और वॉकर की 1985 के अनुसार विमर्श एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसकी अब 3 विशेषताएं हैं, 3 जो है पक्ष उजागर होते हैं। सबसे पहला, अनुभव की ओर प्रत्यागमन यानी कि वापसी, मुख्य घटनाओं को याद करना और उनका विवरण को प्रस्तुत करना। दूसरा, भावनाओं के साथ जोड़ना यानी कि सहायक भावनाओं को प्रयोग करना और बाधक भावनाओं को दूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है तीसरा, अनुभवों का मूल्यांकन, अपने जो है अभिप्रेरित उद्देश्य और वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में अपने अनुभव की पुनः जांच करना और नए ज्ञान को अपने संप्रत्यात्मक फ्रेमवर्क के साथ उसको समेकित करना। इंपॉर्टेंट आधुनिक अवधारणा डोनाल्ड शोयन 1983 ने क्रिया में ज्ञान नामक मुहावरे का प्रयोग किया, जिसका संबंध उस ज्ञान से होता है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किसी कार्य को करने में लगे होते हैं अथवा किसी समस्या को हल करना चाहते हैं। तो इसके 3 पक्ष जो बताए थे, सबसे पहला आता है कार्य करते समय विमर्श करना यानी कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ये उस समय कार्य के विषय में चिंतन की योग्यता को कार्य करते समय विमर्श करना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन, और इसे हम मुख्य कौशल भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास अध्यापन करते हुए मनन करने की योग्यता है। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन यानी कि कार्य के बारे में विमर्श करना, यानी कि किसी अनुभव के आरंभ होने से पूर्व और उसकी समाप्ति के बाद उस पर चिंतन करना। तीसरा आता है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन यानी कि कार्य के लिए विमर्श करना। यह उस समय होता है जब चिंतन के आधार पर प्राप्त ज्ञान भविष्य में की जाने वाली क्रिया को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में सुझाव है कि आप अपने अध्यापन के विषय में प्रोएक्टिव हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। थैंक यू।